बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, इसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सीरीज़ रेजोनेंस। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है और ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है और डेसिबल और बॉडी प्लॉट, ये हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीक में डिस्कस किया हुआ था। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास नेटवर्क होगा उसे जो हम सोर्स प्रोवाइड करेंगे, ऐसी सोर्स उसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी वेरी करें तो उसके हिसाब से सर्किट का नेटवर्क का रिस्पांस क्या होगा। ठीक है, वेरिंग फ्रीक्वेंसी। इससे पहले हमने जितने चैप्टर्स पढ़े उसमें हम फ्रीक्वेंसी फिक्स रख रहे थे। वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो 377 रेडियन पर सेकंड जो कि 60 हर्ट्ज से बनती है, और या 60 हर्ट्ज जो कि 377 रेडियन पर सेकंड, या कुछ और भी वैल्यूज थी उसमें। बट बहरहाल जो सर्किट की फ्रीक्वेंसी होती थी ऐसी सोर्स की, वो आपके पास फिक्स्ड होती थी, कांस्टेंट। अब अगर इस फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करें तो क्या होता है कि आपके पास चूंकि ये कैपेसिटर और जो इंडक्टर है इनके जो रिएक्टेंसेस होते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। इसमें आप ओमेगा देख रहे हैं, इस तरह आप इसमें भी जो इंडक्टर है उसमें भी ओमेगा होता है, एक्सएल इक्वल टू होता है जे ओमेगा एल के। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करेंगे उस हिसाब से इनके एम्पिडेंस इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। इंडक्टर की केस में लो फ्रीक्वेंसीज के लिए उनका एम्पिडेंस लो होता है, हाई के लिए हाई होता है। यह इन्वर्स रिलेशन है, या आप लो फ्रीक्वेंसी के लिए हाई होगा और हाई के लिए लो जो है ना वो इसका एम्पिडेंस होगा। तो उस हिसाब से सारे सर्किट का जो है ना वो वेरी फ्रीक्वेंसी के वेरी करने से सारे सर्किट का रिस्पॉन्स जो है ना वो वेरी हो रहा होता है। तो अगेन ये वैल्यूज आपके पास या बहुत छोटी होती है या बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसके लिए हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो लॉगरिथमिक स्केल या डेसिबल वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये हमने लास्ट लेक्चर में यही चीज़ें डिस्कस की थी। आज हमने क्या करना है कि अ, ये डेसिबल वगैरह बॉडी प्लॉट ये हमने लास्ट वीक डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, आज हमने जो टॉपिक है हमारा वो सीरीज रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? रेजोनेंस कंडीशन is a condition in an RLC circuit in which the capacitive and inductive reactances are equal in magnitude, thereby resulting in parallelly resistive impedance। क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं, ठीक है, आप इंक्रीज करें 1 हर्ट्ज से आप आगे जा रहे हैं, सर्किट में इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, दे आर आइदर कनेक्टेड इन सीरीज और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब क्या होता है कि आप जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है कि जो अगर इंडक्टर है उसका इम्पिडेंस इंक्रीज हो रहा होता है, और जो कैपेसिटर है उसका इम्पिडेंस जो है ना वो कम हो रहा होता है। ठीक है, तो आगे अगर सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है, अब ये देखें ना, ये भी ओमेगा के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये भी ओमेगा के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आप फ्रीक्वेंसी अस्सलाम बढ़ा वालेकुम रहे हैं। सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत लेट ज्वाइन किया यार आप लोगों ने, सुबह सुबह मैं बस लिंक। अभी नाश्ता करते हुए देर होगी। जी, मैं कहा सर वो नाश्ता करते हुए देर होगी सर। सुबह फजर के लिए उठा करो आप, आपके पास फिर 1 डेढ़ घंटा होता है, इजीली बंदा फ्रेश भी हो जाता है। और कौन ऑनलाइन हो गए हो? हमजा मुस्तफ़ा है, अच्छा। अच्छा जी, ये लास्ट लेक्चर तो आपने अटेंड किया था ना? यस सर। अच्छा, आपने हमने डेसिबल पढ़ा था, ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा था, और बॉडी प्लॉट वगैरह ये चीज़ें पढ़ी थी। बॉडी प्लॉट का आपने पूछा था ना कि उसमें सेमी लॉग बेसिकली क्या है, तो सेमी लॉग बेसिकली वही लॉगरिथमिक ऑपरेशन ही है जो हम ठीक है। डिस्कस कर रहे थे कि बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज़ के लिए हम ये लॉग का ऑपरेशन प्रेशर यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है ना वो ज़रा बड़ी वैल्यू आ जाए। ठीक है, और अगर बड़ी वैल्यू है वो छोटी वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो वो जो बॉडी प्लॉट है उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बॉडी प्लॉट में हम सिंपल ये कर रहे हैं ना, लॉग ले रहे हैं। जो हमारे पास आउटपुट आता है ट्रांसफर फंक्शन का, उसका हम ये लॉग लेते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या है? वो एच है, एच के आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट। ठीक है, उसका हम क्या ले रहे हैं, लॉग 10 ले रहे हैं, और उसको हम प्लॉट करेंगे, इसी डिसिबल प्लॉट को बॉडी प्लॉट ही कहते हैं, सिंपल से। इसलिए इससे पहले हमने ना वो ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि लॉगरिथम क्या होते हैं, लॉग क्या होता है, डेसिबल क्या होता है, बेल क्या, डेसिबल क्या होते हैं।
ठीक है, गेन क्या होता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो इसमें इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, ये लॉगरिथमिक ऑपरेटर इन्वॉल्व है ना, आउटपुट बाय इनपुट, और उसका आप लॉग ले रहे हैं। तो यही काम जब हम उसमें करेंगे ना सर्किट के अंदर, इसे उसे आउटपुट को आप इनपुट पे डिवाइड करके उसका लॉग लेते हैं, और 20 log 10 लेके 20 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस, जब आउटपुट वोल्टेज को आप इनपुट वोल्टेज पे डिवाइड करते हैं, उस लॉग को हम पे 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज यहाँ पावर आपके पास इक्वल होता है I² R या V²/R। तो वो V और I के ऊपर स्क्वायर होने की वजह से उसका जो 2 है ना, वो आगे जाके इस यहाँ 10 था पहले, वो 10 आपके पास 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 20 हो जाते हैं। याद है ना लास्ट लेक्चर में यहाँ जो ये यस सर। कर रहे थे ये, बिकॉज इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर इसको आप वी के फॉर्म में लिखे। वैसे आपके पास डेसिबल, ये तो डेसी फॉर 10 ना, तो 10 log 10 होता है। लेकिन अगर वो जनरली पावर है P2/P1 हो, लेकिन अगर इसको आप पी पावर को फिर आप करंट और वोल्टेजेस की फॉर्म में लिखे I²R V²/R, तो फिर इसको आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने अभी आगे सर्किट्स में भी यही करना है ना, वोल्टेज इसको हम आउटपुट वोल्टेज को इनपुट के डिवाइड करेंगे, इसलिए ना हमने उसको 10 से फिर मल्टीप्लाई करना है, ये वाली ये टर्म्स यूज होंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सिंपल। फिर उसके आगे देखिए ना, छोटी वैल्यू के लिए ये वैल्यू आपके पास ये 60 इसमें आ रही है, ये बहुत स्मॉल वैल्यू है ना, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है उसके लिए +60। और हमने फिर हाफ पावर ये भी डिस्कस किया था कि वो पावर जिस पे आपके पास जो एम्पलीट्यूड है या गेन है वो +3 हो या -3 हो √2 के लिए +3 होता है, उसके लिए आपके पास फिर -3 होते हैं। इसे हम आगे जाके ना कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज कहेंगे। तो वही हमने आज डिस्कस करना है। हमारे पास टाइम कम है, ये लास्ट वीक है ऑलमोस्ट, तो हमने इस चैप्टर को आज ही वो इंशाल्लाह, इसमें पूरा चैप्टर तो नहीं, इसमें बेसिकली सीरीज रेजोनेंस टॉपिक है, सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस है, और फिर वो फिल्टर्स है, पैसिव फिल्टर्स है। तो आज के पहले सेशन में हम ये रेजोनेंस पढ़ेंगे, और सेकंड सेशन में हम इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे, पैसिव फिल्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। यस और सर। फिर इंशाल्लाह एक लैब का सेशन क्रिएट करके उसमें लो पास हाई पास फिल्टर मैं डिज़ाइन करूंगा आपको पीस पास में, और आगे फिर जो बैंड पास और बैंड रिजेक्ट है वो आपने करने प्रोसीजर आप सीख जाएंगे उसमें, लो पास और हाई पास के लिए। आगे मैं सिर्फ आपने सर्किट्स की वो चेंज करने। अब रेजोनेंस क्या चीज़ है, सीरीज रेजोनेंस। सीरीज का मतलब ये कि अब जो हमारे पास रेजिस्टर है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है, ये आपस में जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इधर जो अब आप सोर्स दे रहे हैं, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया कि इससे पहले हमने जितने चैप्टर्स पढ़े उसमें हम ये जो फ्रीक्वेंसी होती थी ना ओमेगा, वो कांस्टेंट रहती थी, ठीक है। वो कोई भी वैल्यू होती थी वोल्टेज की या करंट सोर्स की, वो आपके पास ये ओमेगा उसमें कांस्टेंट होता था। अब इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, हमारे चैप्टर नंबर 14 है, तो इसमें हम इस ओमेगा को वेरी करेंगे, फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे। तो हमें पता है कि ये जो एक्स एल है, इंडक्ट रिएक्टेंस है इसका, इंडक्टर का, वो किसकी इक्वल होता है, J⍵L के। और एक्स सी किसकी इक्वल होता है, वो 1 वन। ओवर J⍵C। तो देखिए एक के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एक के साथ इनवर्स रिलेशन है। यहाँ आप ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये एक्सएल बढ़ेगा, ओमेगा कम करेंगे ये कम होगा, ठीक है। और आप ओमेगा यहाँ बढ़ाएंगे तो ये आपके पास एक्सी कम होगा, और सॉरी ओमेगा आप कम रखेंगे तो एक्सी बढ़ेगा, ठीक है। इसको मैं ज़रा पहले, और इसको ज़्यादा करेंगे तो ये कम होगा, ठीक है। अब देखिए रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस वो कंडीशन है जिसमें आपके पास ये जो कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव इंडक्टेंस, ये दोनों इक्वल हो जाए। और ये इक्वल क्यों कब होंगे जब मैं बताता हूँ। और उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो सर्किट है ना, ये पेवरली रेजिस्टिव सर्किट, ये रेजिस्टिव बिहेव करते हैं, रेजिस्टिव एम्पिडेंस बन जाते हैं। अब होता क्या है, जब आप ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज आपने 1 हर्ट्ज से स्टार्ट किया, ठीक है। आपने 1 हर्ट्ज से स्टार्ट किया तो ये एक्सेल बढ़ना शुरू, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे तो ये बढ़ना शुरू होगा। और ये छोटी फ्रीक्वेंसी जब कम होती तो ये कम था ना, ये ज्यादा था सॉरी। तो ये क्या होगा, देखिए एक्सेल बढ़ना शुरू होगा, और ये जो एक्सी है ये कम होना शुरू होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, ओमेगा जब आप बढ़ाएंगे, ठीक है। यस तो सर। ये जो एक्सएल है ये बढ़ना शुरू होगा, और ये जो एक्सी है ये क्या होगा, कम होना शुरू होगा। एक पॉइंट आएगा ना जिसपे इसका इम्पिडेंस और इसका इम्पिडेंस वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखे ना, ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी एफ बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी एफ बढ़ाने का मतलब कि ओमेगा आप बढ़ा रहे हैं, ओमेगा किसकी इक्वल होता है, 2 पाई एफ के।
आप फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 120, 150 इस तरह आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ये एक्सएल बढ़ रहा है और ये एक्ससी कम हो रहा है। एक टाइम आएगा ना कि इसमें ये इसकी एक्सएल की जो वैल्यू होगी वो एक्ससी की इक्वल हो जाएगी। वो फ्रीक्वेंसी जिस पे आपके पास ये एक्सएल इक्वल हो जाता है एक्ससी के, ठीक है, जब एक्सएल एक्ससी की इक्वल हो जाएगा तो इनका इम्पैक्ट कैंसल आउट हो जाता है। इस कैम्पेडेंस, क्योंकि ये जे ओमेगा है ना, पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये माइनस जे ओमेगा एक्स ही है ना, ऐसा नहीं है। यस सर। एक जे ओमेगा एल है और दूसरा क्या है, वो माइनस जे ओमेगा एक्स सी। जब ये इम्पिडेंसेस इक्वल हो जाएंगे तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो इनका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जीरो हो जाएगा। जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो सर्किट है, इसका बिहेवियर पेवरली रेजिस्टिव हो जाएगा। ये जो सर्किट है इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, पेवर रेजिस्टिव हो जाएगा। उस वो फ्रीक्वेंसी जिस पे ये सर्किट आपके पास पेवरली रेजिस्टिव बिहेव करे उसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। उसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एफआर से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी जिस पे ये सर्किट पेवरली रेजिस्टिव होगा। पेवरली रेजिस्टिव क्यों होगा, क्योंकि ये जो इंडक्टिव कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये इक्वल हो जाते हैं। इक्वल होने से ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करते हैं। तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, वो कि रेजोनेंट आकर हो गया। और उस फ्रीक्वेंसी जिस पे आकर हो जाता है उसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये आगे जो कहानियां लिखी हुई है ये इसकी यूज है वगैरह, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इन सर्किट में भी। अब ये वो एक शार्प पीक सी बनती है, हम आगे देखेंगे इसका रिस्पांस। ये ऐसे इम्पिडेंस के अगेंस्ट, फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट इम्पिडेंस प्लॉट करेंगे ना, वो ऐसे मतलब शुरू में कम होगा, फिर ऐसे बढ़ता रहेगा, एक टाइम आएगा उस पर ये पीक पे पहुंचेगा, फिर ऐसे दोबारा कम होगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से। ये जिस पॉइंट पे ये पीक पे पहुंचता है उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो बाहर रेजोनेंस आकर इन एनी सिस्टम डेट हैज अ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर्स ऑफ पोल्स, ये आपके पास किसी भी सर्किट में आकर, सिस्टम में आकर होते हैं जिसमें जो आपके पास क्या है, सिस्टम में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर्स ऑफ पोल्स हो। इट इज द कॉज ऑफ ऑसिलेशन और स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट इज फिनोमेना डेट अलाउ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन इन कम्युनिकेशन। अब ये इसकी एप्लीकेशन है कि ये आपके पास क्या करते हैं, रेट अलाउ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन, आपको जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो इसी के थ्रू आप फिर अचीव करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, बहुत सी फ्रीक्वेंसीज बैंडविड्थ के ऊपर डिफरेंट उसको ना कंपनीज वगैरह को अलॉट की जाती है। तो जो एक मोबाइल है वो आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो है ना वो रिसीव कर रहा होता है, लेकिन वो डिजायर्ड को हम फिर कैसे कैचअप करते हैं, वो यूजिंग दिस फिनोमिना। रेजोनेंस occur in any circuit that is least one inductor। किसी भी सर्किट में इंडक्टर कैपेसिटर हो तो फिर आप फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो उस सर्किट में किसी एक पॉइंट पे लाजमी रेजोनेंस जो है ना वो आकर होगा, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो। अम, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं सीरीज रेजोनेंस से, ये आगे मैं इसको ज़रा मिटा दूँ आपको क्लियर आ जाए, नज़र आ जाए। ये आपके पास सीरीज या पैरेलल सर्किट हो, आरएलसी, ठीक है, और उसमें आप फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो ये हमें हेल्प आउट करता है फिल्टर डिज़ाइनिंग में, ठीक है। एज देयर हाईली फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव, तो उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है मींस आउटपुट बाय इनपुट, वो हाईली फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव होते हैं। दे आर यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन सच एज सेलेक्टिंग द डिजायर। मैंने अभी आपका रेडियो एंड टेलीविजन रिसीवर, आप किसी चैनल को कैचअप करते हैं तो ये रेजोनेंस फिनोमिना जो है ना वो आपको हेल्प आउट करते हैं। अब होता क्या है, हमने क्या कहा कि जो एम्पिडेंस है ना वो पेवरली रेजिस्टिव हो जाता है। ट्रांसफर फंक्शन अगर इसको हम लिखे ना कि आप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, ये इनपुट क्या है, वोल्टेज सोर्स, और अब इसकी आप फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं। अगेन फिर पहले इसका हम ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे, उसके अगेंस्ट क्या होता है, ये करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। तो एम्पिडेंस किसकी इक्वल होता है, अगर एम्पिडेंस ये पूरे नेटवर्क का जो एम्पिडेंस है जेड, उसको हम वो चूंकि अभी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो वेरी होगा ना, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, तो उसे हम ट्रांसफर फंक्शन एच डब्ल्यू की फॉर्म में लिखेंगे। और एच डब्ल्यू क्या है, वो आउटपुट बाय इनपुट है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास अब, या आउटपुट बाय इनपुट इन दिस केस, जो आपके पास गेन है वो जेड है। और आप क्या ले रहे हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट किसके इक्वल होता है, जेड के, और चूंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है तो ट्रांसफर फंक्शन एच डब्ल्यू। तो Z किसकी इक्वल होगा, इस पूरे सर्किट का एम्पीडेंस किसकी इक्वल होगा, रजिस्टर है, दिस इज XL एंड दिस इज XC। तो XL किसकी, दिस इज बेसिकली XL और दिस इज XC। तो XL इक्वल होता है जे ओमेगा एल की, मतलब इस टोटल सर्किट का आपके पास एम्पीडेंस Z किसकी इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है तो R प्लस जे ओमेगा एल
प्लस 1/j⍵c। अब इसमें से ये j कॉमन ले लें, ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1/, ये ओमेगा एल माइनस, ये j को एक्चुअली ऊपर ले जाएंगे ना तो माइनस हो जाता हो जाएगा, ठीक है, या 1/j आपके पास इक्वल होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, -1/j की, ठीक है, या +1/j आपके पास -j के इक्वल होता है, इक्वली आप इसके एक दूसरे को एक कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये j कॉमन लेंगे, अंदर आपके पास ओमेगा एल और रेस 1/ω c ये रह जाएगा, ये हमारा मेन पार्ट है। देखिए इसमें तो कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है रेजोनेंस। अब आपके पास क्या होता है कि रेजोनेंस वो है कि जब इनका इफेक्ट सेम हो जाता है, मतलब ये जो ओमेगा एल है, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे और इसको एल से मल्टीप्लाई करें ना, कोई वैल्यू आ जाएगी, लेट्स सपोज वो वैल्यू आ जाती है 500 आ जाती है, ठीक है, यहाँ आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसका इनवर्स ले रहे हैं, उससे भी आपके पास 500 आ जाती है। तो 500 माइनस फिर आगे जाके ना ये और ज्यादा होगी, ये कम होगी, नहीं तो नीचे आएगा, ये आगे, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे ये वैल्यू और ये सेम हो जाएगी, तो सेम माइनस सेम वो आपके पास इक्वल टू जीरो होते हैं ना, ठीक है। तो इसका ये जो यस सर। इमेजनरी पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, तो दिस जेड इज इक्वल टू आर, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे आपके पास जेड इज इक्वल टू आर हो जाता है, या इसका मतलब कि जो सीरीज सर्किट है वो आपके पास पेवरली रेजिस्टिव हो जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। और इट जो आपके पास हुआ है जब ये इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, ठीक है, the value of omega that satisfy this condition is called resonant frequency। यह बातें ऑलरेडी हो गई, लेट सपोज उसको ना हम उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो अब ये ओमेगा नॉट आपके पास, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किसी पर्टिकुलर सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमने अभी बताया कि ये वो कंडीशन होते हैं जब ओमेगा एल इसकी इक्वल हो जाए। तो लेट सपोज फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा नॉट कहते हैं, इसमें ओमेगा को हमने ओमेगा नॉट कह दिया, ठीक है, और इससे अब ओमेगा नॉट निकाले, इस एल को इस साइड पे लें, ठीक है, और ये ओमेगा नॉट इधर आ जाएगा, तो इस साइड पे ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपके, मैं इधर खुल के लिख दूँ, यहाँ आपके पास ओमेगा नॉट, ये ओमेगा नॉट डिनोमिनेटर इस साइड पे आके ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये एल इधर से इधर आके आपके पास डिनोमिनेटर में एल सी हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले ले, तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो ओमेगा नॉट आपके पास क्या है, वो इक्वल है 1/√LC। ये इक्वेशन कभी देखी है, हमने कभी डिराइव की थी, कोई है सर ऑनलाइन? एफ से में। जैसे की थी। ना कर यार, हमारे पास वो जो सीरीज उसमें सर्किट के लिए हमारे पास ये क्या होता था, वो जो अल्फा होता था ओमेगा होता था, याद है कुछ, चैप्टर नंबर 8 में सीरीज सर्किट के लिए अल्फा इज इक्वल टू R/2L था, और ओमेगा नॉट किसकी इक्वल था, वो तो वहां तो फ्रीक्वेंसी वगैरह थी नहीं ना, वो तो डीसी सोर्स के लिए था, लेकिन वो जो डैम्पिंग कंडीशन होती थी, अंडर डैम, ओवर डैम, क्रिटिकली डैम, ओमेगा नॉट किसकी इक्वल होता था, ओमेगा नॉट 1/√LC नहीं था, यस सर। ठीक है। अब फिर हम ये देखते थे कि ये ओमेगा नॉट अल्फा इक्वल हो तो वो क्रिटिकल कंडीशन है, अल्फा ग्रेटर हो तो अंडर डैम्प है, और ये ओवर डैम्प है, और ये जो आपके पास अगर अल्फा लेस है ओमेगा नॉट से तो फिर अंडर डैम्प है। बहरहाल वहां भी ओमेगा नॉट इसी की इक्वल था, ठीक है। अब ये आपके पास ये ओमेगा नॉट जब आपको देखे ना, हमें तो रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर इनकी वैल्यू गिवन होंगे, और हमें कहा जाए कि इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन सी कंडीशन, कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास ये रेजोनेंस आकर होगी, तो वो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। एलसी को आप मल्टीप्लाई कर उनका इनवर्स स्क्वायर रूट लेके इनवर्स ले ले, वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी लेट सपोज आपके पास आ जाती है 1 kHz, मतलब वो वैल्यू आ जाती है 1000 ना, तो हम कहेंगे कि ये जो आपके पास 1 किलो है, या 1000 फ्रीक्वेंसी जो है रेडियन पर सेकंड में, ये चूंकि ओमेगा है ना, तो इसको आप फिर क्या करेंगे, रेडियन पर सेकंड में, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर इस सर्किट का रेजोनेंस आकर होगा, ठीक है। और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जब आप फाइंड करेंगे, ठीक है, ये रेडियन में ना ओमेगा नॉट है, तो ओमेगा नॉट किसकी इक्वल होता है, 2π f0 की, तो आप साइकिल पर सेकंड में उस फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, तो इसको ये एफ नॉट इक्वल हो जाएगा, वो इसी को आपने 2π से जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, ये 2π इस इक्वेशन की साइड पे आ जाएगा, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ओमेगा नॉट इक्वल था 1/√LC की। ये इक्वेशन याद रखनी है, यहाँ तक समझ गए, यस सर। ये सिंपल सी चीज़ है। अब उसमें क्या होता है, ये जो रेजोनेंस कंडीशन आकर होती है, ठीक है,
उस पर्टिकुलर कंडीशन पे सर्किट का बिहेवियर क्या होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। चूंकि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, ये पार्ट इक्वल होगा तो ये टर्म क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। तो ये इमेजनरी पार्ट पूरा जो है ना वो इसका इफेक्ट जीरो हो जाता है और दिस जेड इज इक्वल टू आर हो जाता है। तो सबसे पहली बात ये कि रेजोनेंस कंडीशन पे आपके पास जो एम्पिडेंस है वो पेवरली रेजिस्टिव होता है, पेवरली रेजिस्टिव होता है। इन अदर वर्ड द एल सी सीरीज कॉम्बिनेशन एक लाइक शॉर्ट, मतलब ये जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है ये एज अ, इनका इफेक्ट जीरो का मतलब ये है ना कि ये दोनों एज अ शॉर्ट बिहेव करते हैं। उस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों क्या करते हैं, एज अ शॉर्ट बिहेवियर करते हैं और सर्किट पेवरली रेजिस्टिव जो है ना वो बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। और जो सारी वोल्टेज है वो सारी की सारी जाहिर सी बात है वो इधर रजिस्टर के क्रॉस ही वो जो है अपेयर होगी या ड्रॉप होगी। द वी एस एंड द करंट आर इन फेज। और हमें पता है कि जो अगर रेजिस्टेंस के रजिस्टर के क्रॉस जो करंट है और वोल्टेज है वो सेम फेज में होते हैं ना। तो जब सर्किट ही पेवरली रेजिस्टिव होगा तो करंट और वोल्टेज दोनों आपको आपस में क्या होंगे, वो सेम फेज में होंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस के अंदर वो सेम फेज में होते हैं, उससे पहले वो फिर आउट ऑफ फेज होते हैं। रजिस्टर के इन स्पेसिफिक रजिस्टर के अंदर तो वो होते हैं, चाहे वो रेजोनेंस आकर हो या ना हो। लेकिन जब रेजोनेंस आकर होगा तो ये शॉर्ट हो जाते हैं, सारे के सारे वोल्टेज आ जाएंगे, वो दोनों सेम फेज में होंगे। और अगर ना हो तो फिर ये इधर ही कुछ ना कुछ वोल्टेज करंट होते हैं और वो आपके पास जो है ना आउट ऑफ फेज होते हैं। अच्छा, द वोल्टेज एंड करंट ये बात हो गई, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, तो बस आप जो रिएक्टिव पार्ट तो उससे बिल्कुल जीरो हो गया ना। तो जो इस जेड का, जेड की वैल्यू क्या होगी, वही आर होगी। इसका आपने आर की जो वैल्यू होगी उसको आप स्क्वायर करके अंडर रूट ले तो वही आर दोबारा ही आएगा ना। तो जो ट्रांसफर फंक्शन है वो जेड डब्ल्यू होगा और वो इज मिनिमम उस टाइम के ऊपर जो ये वैल्यू है ये सबसे मिनिमम होगी, क्योंकि उसमें से इमेजनरी पार्ट आपके पास जीरो हो गया ना। और हमारे पास जेड किसकी इक्वल होता है, वो रजिस्टर का स्क्वायर और वो जो एक्स है ना, एक्स सी या एक्स एल, हम जनरली जेड या एक्स एल या एक्स सी में कॉमा करके इसका स्क्वायर ना और फिर अंडर रूट लेते हैं। अब ये वाला पार्ट जो आपके पास जीरो हो जाता है तो ये मिनिमम वैल्यू पॉसिबल यही है। अगेन अगर नहीं है तो फिर इसके कुछ वैल्यू इसके साथ ऐड होके ना स्क्वायर हो जाती है तो इम्पिडेंस ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन पे जो रेजोनेंस कंडीशन है उस पे आपके पास ये जो जेड की वैल्यू है वो सबसे मिनिमम होगी। द इंडक्टर वोल्टेज एंड कैपेसिटर वोल्टेज कैन बी मच मोर देन द सोर्स वोल्टेज, ये बात मैंने आपको कही। तो इंशाल्लाह इसको हम लैब में जब आप आएंगे ना इंशाल्लाह, तो इसको हमने लाजमन ये सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस ये हमने लैब में हार्डवेयर पे परफॉर्म करना है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि रेजोनेंस जिस फ्रीक्वेंसी पे आकर करो, जब रेजोनेंस आकर होता है उस टाइम के ऊपर जो कैपेसिटर वोल्टेज है और इंडक्टर वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हमने ये आई थिंक जो लास्ट ईयर हमने ये लैब परफॉर्म किया था ना, जो सेशन पढ़ रहा था, तो वह हमने किया था, मुझे अभी तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद। आई थिंक हमने जो पीक वोल्टेज आई थिंक हमने 10 रखा था। और फिर जो डीएमएम के ऊपर ना हम वो वैल्यूज फाइंड कर रहे थे ना, ये रेजिस्टर और कैपेसिटर के क्रॉस या वोल्टेजेस हम जब वो फाइंड कर रहे थे ना, तो वो 100 तक आ रहा था। वैसे वो अब जो आपके पास ये मतलब बड़ा स्ट्रेंज टाइप है ना, क्योंकि जितनी वोल्टेज आप देते उतनी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। लेकिन ये रेजोनेंस, इस पर्टिकुलर रेजोनेंस पॉइंट पे ना फिर आपके पास ये बहुत ज्यादा हो जाता है। द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट करंट मैग्नीट्यूड, करंट क्या होगा, करंट किसके इक्वल होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पिडेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पिडेंस। तो ये आप इसको एम्पिडेंस का आप क्या ले, वो स्क्वायर रूट ले, मैग्नीट्यूड जब लेंगे ना तो आर स्क्वायर और दिस स्क्वायर हो जाएगा। अब इस रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर करंट की वैल्यू क्या होगी या फिर पावर अगर हम फाइंड करें तो पावर किसकी इक्वल होता है, आई स्क्वायर, हाफ आई स्क्वायर आर की इक्वल होता है, ठीक है। आई स्क्वायर आर की इक्वल होता है। यहाँ आपके पास क्या है कि आप इसे यहाँ वैसे इसके साथ ये भी चीज़ें देख लेते हैं। ये ग्राफ जो है ना वो लॉगरिथमिक ग्राफ है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। जो पावर होगा आपके पास इसके साथ ये हाफ कहाँ से आ गया, कोई है? यस सर। जी, पावर के साथ ये हाफ क्या आ गया, द एवरेज पावर डिसिपेटेड, एवरेज पावर डिसिपेटेड किसकी इक्वल होगा, वो हाफ आई स्क्वायर आर की इक्वल होगा। एवरेज पावर क्या था आपके पास,
सर वो एवरेज पावर आपके नहीं याद अभी? ये चीज़ें तो अभी याद होनी चाहिए ना। हाफ वी एम आई एम कॉस थीटा वी और थीटा आई ना। यस। ठीक है, तो जब आपके पास क्या फेज कहते हैं। या तो सर वो 1 हो जाएगा। जी। ये सर पावर डेसिपेशन है ना सर। हाँ जी। तो सर जब वो फेज और वो इक्वल हो जाएंगे तो सर उस टाइम फिर आई स्क्वायर आर के इक्वल ही होगा ना सर। अच्छा, इसे पढ़ लेना। illustrated in the graph, ये तो फिर इसका ग्राफ है आगे। लेकिन when the frequency the average power dissipated by the RLC circuit, average power is dissipated by this is half IR square। IR square का तो हमें पता ही है, हाफ कहाँ से आ गया। the highest power dissipated occur at resonance, I is equal to Vm by R। ठीक है, ये Vm by R, ये हाईएस्ट पावर इस ओमेगा नॉट के ऊपर होता है, जो कि Vm by R होता है। और जो पी ओमेगा नॉट है वो हाफ, इसको आप टू पी पर डिवाइड करेंगे, फर्दर वी स्क्वायर वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। बहरहाल इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आप देखें कि एक सेकंड, चार बंद ले ऑनलाइन है कोई और। अच्छा जी, ये बताए ना हाफ कहाँ से आ गया। सर एवरेज पावर का फॉर्मूला यही है ना सर। हाफ हाफ आई स्क्वायर आर ही होता है ना, एवरेज पावर यस सर। रेजिस्टर। ठीक है, तो आपके पास ये आई का आप अगर ये, और अगर इसको आप इन टर्म ऑफ वोल्टेज लिखे, ठीक है, द बी स्क्वायर हाईएस्ट, ओवर। तो वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो वी एम स्क्वायर मीन्स कि जो पीक वोल्टेज होती है वो उसका स्क्वायर लेके डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, और द हाईएस्ट पावर आपके पास अब ये ओमेगा आप वेरी करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ओमेगा नॉट के ऊपर रेजोनेंस आकर होगा। ठीक है, ओमेगा नॉट क्या है? वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर रेजोनेंस आकर होता है। उस टाइम के ऊपर आपके पास जो पावर होता है वो क्या होता है? वो आपके पास यहाँ से कैलकुलेटेड है, ये वी एम बाई आर ना, यहाँ से। अच्छा, ये पावर है ना, इसको इन टर्म ऑफ करंट आप लिखेंगे वेरिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ठीक है, तो वो हाफ आई स्क्वायर आर, और इसे आप अगर उसके हिसाब से लिखेंगे वोल्टेज के हिसाब से, तो यू वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये तो क्लियर हो गया, इसमें वो नहीं है। अब आप देखें ना, ये जो ग्राफ है बेसिकली यहाँ इसकी बात हो रही है कि जो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट आप जो करंट मेजर करें। ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर करंट है और ये आपके पास this। तो करंट आपके पास इन टर्म ऑफ वोल्टेज फिर किसकी इक्वल होते हैं? वी बाई आर की इक्वल होते हैं ना। यहाँ चूंकि यस। मैक्सिमम या एम्पलीट्यूड होगा, पीक की बात हम करेंगे, तो वो डिवाइडेड बाय आर की बात होगी। अब आपके पास जब आप ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो करंट आपके पास कम होगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी आप देखें, ये फ्रीक्वेंसी, इसमें ये भी एक हमारा लैब था जिसमें हमने ये परफॉर्म करना था। अगर इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है, इस इक्वेशन को आप देखें, फ्रीक्वेंसी कम होती है, करंट कम होगा। करंट किसकी इक्वल होता है? V डिवाइडेड बाय Z कौन। होगा ना। ठीक है, जब ये रेजोनेंस ना करो तो हम जनरली Z ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये एम्पिडेंस आपके पास, जो फ्रीक्वेंसी कम होगी ना तो एम्पिडेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला, ये जो टर्म है ना, अच्छा। ये ज्यादा होगा। ठीक है, जब ये ज्यादा होगा तो मतलब ये Z भी ज्यादा होगा। और किसी एक नंबर है, लेट्स सपोज पीक वोल्टेज आपके पास 10 था। ठीक है, तो 10 को आप अभी ज्यादा वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज वो 1000 पे आप डिवाइड कर, तो करंट बहुत कम होगा ना। करंट क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक है, अब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं, तो ये चीज क्या हो रही है? ये कम हो रही है। ये क्या होगी? ये कम होगी। ठीक है, उस हिसाब से ये बढ़ेगी। उस हिसाब से क्या होगा?
ये बढ़ेगा। लेकिन जो ये इम्पिडेंस है ना, चूंकि ये वाली चीज ये कम वैल्यूज के लिए, लेट्स सपोज जीरो फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ये इन्फिनिटी होगा ना, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी मीन्स बहुत ज्यादा इम्पिडेंस होगा। और ये आपके पास बिल्कुल जीरो होगा। तो ये टर्म ज्यादा होगा, इस वजह से ये जेड ज्यादा होगा, आपके पास करंट ज्यादा होगा। और जब आप बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे इसको, आप 10,000 पे ले जाएंगे, तो फिर ये टर्म आपके पास मतलब जीरो की तरफ जाएगा, और ये टर्म जो है ना वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसलिए आप देखें ना, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है और लो फ्रीक्वेंसी है, उस पर आपके पास करंट की वैल्यू क्या है, वो जीरो है। दरमियानी फ्रीक्वेंसी के लिए देखें ना, ये करंट फिर आपके पास जैसे इंक्रीज होगा, फिर दोबारा क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक तरफ ये यहाँ से यहाँ तक ये सर्किट का बिहेवियर जो है ना वो इंडक्टिव होते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ना वो ज्यादा होती है, इस वजह से करंट कम होता है। और आपके पास इस साइड पे आपके पास कैपेसिटिव इंडक्टेंस ज्यादा होते हैं, इस वजह से करंट कम होता है। बीच में एक पॉइंट आएगा जब वो दोनों इक्वल होंगे, तो फिर आपके पास उस टाइम पे वोल्टेज या करंट किसकी इक्वल होगा, वो पेवरली वो इसके ऊपर रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो Vm/R होगा। और वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट थे, हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, उसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये बात समझ गए यस कि सर। करंट्स की वैल्यू लो और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जीरो होगा, कम होगा मतलब। और ये जो सेंटर्स की जो ये फ्रीक्वेंसीज है, इस पे वो एक का कम होगा एक का ज्यादा होगा, तो वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना। तो इम्पिडेंस मतलब न ज्यादा होगा ना कम होगा, तो इसलिए हमारे पास कोई सर्टन वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन बहुत ही कम फ्रीक्वेंसीज के लिए और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए जो करंट की वैल्यू है वो कम होगी, बिकॉज इम्पिडेंस हाई होगा। और कम वैल्यू को आप ज़्यादा पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू कम आती है, या आप ज़्यादा वैल्यू का आप इनवर्स लेते हैं तो आपके पास आउटपुट कम आता है। तो बहरहाल उस पॉइंट के ऊपर आपके पास पावर आपके पास इसके इक्वल होगा, ठीक है, ओमेगा नॉट के ऊपर। और जो आपके पास ये ओमेगा 1 है और ओमेगा 2 है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, एट सर्टन फ्रीक्वेंसी, कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसे होंगे जिसपे आप ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो पावर है ना वो हाफ, जो द पावर इज हाफ द मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके हाफ होगी। तो उस हाफ का मतलब क्या है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हम कैसे फाइंड करते थे, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। वो टोटल वैल्यू को हम किस पे डिवाइड करते हैं, √2 के ऊपर। हमने वो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या थी जिसपे आपके पास डेसिबल में वो आपके पास क्या था, 3 dB गेन होता है, क्या होता है, 3 dB गेन होता है। और 3 dB गेन किसके ऊपर आकर हो रहा था, ये देखिए ये किधर गया, ये √2, ठीक है। इससे पहले ये हमने यहाँ डिस्कस किया था, 3 dB गेन किधर डिस्कस किया था, इधर पिछले स्लाइड में है कहीं, लेकिन अभी मुझे नजर आ जाए तो। बहरहाल ये हमने डिस्कस किया था कि आपके पास 3 dB गेन को, इसको हम हाफ हाफ पावर गेन कहते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं कि टोटल जो पीक वैल्यू है उसको √2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, वो वैल्यू जो आती है वो आपके पास हाफ पावर होती है, किधर गया ये, ठीक है। तो ये जो आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ये पीक आकर हो रहा है ना, जो कि इसकी इक्वल है। और इसी को हम क्या करेंगे, √2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो और चूंकि इसके Vm के ऊपर स्क्वायर है ना, तो Vm डिवाइडेड बाई √2 ये स्क्वायर हो जाएगा। तो वो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट के आपके पास 2 आ जाएगा, वो 2 इस नीचे वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी 4 आ जाएगा। तो जो ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है, इन्हीं फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो पावर है उसे हम हाफ पावर कहेंगे। तो ये आपके पास किसकी इक्वल होता है, Vm² डिवाइडेड बाई 4। अब इसमें ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो मुख्तलिफ वैल्यूज है ये डिफरेंट उसमें टर्म्स में वो फाइंड कर रहे हैं। आगे हमें क्वेश्चन गिवन होगा सिंपल रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर, उसके लिए हमने ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट पावर डिसिपेटेड, ठीक है, रेजोनेंस ये फाइंड करना है। तो हमें जस्ट इन फार्मूलों को यूज करना है। हाफ पावर के मैक्सिमम हाईएस्ट पावर के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो पीक वोल्टेज है उसका स्क्वायर लेके आर पे डिवाइड करें, 2R पे डिवाइड करें, ठीक है। और इसके लिए हाफ पावर के लिए हम क्या कर रहे हैं, Vm² लेके उसे 4R पे डिवाइड कर रहे हैं। समझ रहे हैं भाई। यार ये पॉइंट दोबारा बता दो। जी, हाफ पावर ये हाईएस्ट पावर का समझ आ गया। यस सर। हाईएस्ट पावर इसकी इक्वल है ना, एक सेकंड, ये हाईएस्ट पावर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आकर होगा और वो इसकी इक्वल होगा। जो हाफ पावर है ना, हाफ पावर, उसे हम क्या कर रहे थे, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था पिछले हफ्ते के लिए इसमें, कि हम जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे √2 पे डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, √2 पे डिवाइड करते हैं। तो इस वाले टर्म को आप √2 पे डिवाइड करें ना,
तो चूंकि ये वी एम आपके पास इसके ऊपर स्क्वायर है, तो वो वी एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r हो जाएगा। अब ये वी एम के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो अंडर रूट के ऊपर ये अंडर रूट है वो इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो अंदर सिर्फ 2 बच जाएगा। वो 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है जिसे ओमेगा 1 ओमेगा 2 कहते हैं, जाहिर सी बात है ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक है ना। तो एक फ्रीक्वेंसी होगी, लेट सपोज ये आपके पास 200 है, लेट सपोज, ठीक है। तो 200 पे हाफ पावर हो रहा है, फिर ये 500 पे लेट सपोज आपके पास रेजोनेंस आकर हो गए 500 हर्ट्ज पे, ठीक है। और आगे जाके फिर आपके पास 700 पे, ये वो पॉइंट होते हैं ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इधर होगी वो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो पावर होगी वो इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी होगी ना। ये कर्व सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक जानते हैं? सर सिमेट्रिक। हाँ, इवन फंक्शन जान देते, सिंपल इवन फंक्शन जान देते, ये इवन है। या मैं आपको अगर जरा थोड़ा सा नॉन लीनियर कोई एग्जांपल, ये इवन है कि नहीं है? इवन का मतलब क्या होता है? उसे आप एक इक्वल। सर्टन सेंटर पॉइंट के ऊपर रोटेट करें, जो वैल्यू उधर ये पॉजिटिव पे है ना वही वैल्यू नेगेटिव पे है कि नहीं है? जिस तरह यस कॉज सर। होता है, ठीक है। अब ये इस ओमेगा नॉट के अराउंड ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? मतलब जो वैल्यूज इस ओमेगा नॉट से पहले की फ्रीक्वेंसीज के लिए वही वैल्यू आपके पास इस ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी के बाद के लिए है ना। कहने का मकसद ये यस कि सर। लेट सपोज ये आपके पास, इसको मैं अगर जरा बड़ा बड़ा बना दूं अगेन, इधर आप देख लीजिए, देखिए, ठीक है। लेट सपोज ये वो ओमेगा नॉट है, ठीक है। यहाँ आपके पास ये जो सर्टन फ्रीक्वेंसी है 100, 100 के लिए हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया 0.5। चूंकि ये सिमेट्रिक है ना, तो आगे एक और फ्रीक्वेंसी होगी वो कुछ भी हो वो फ्रीक्वेंसी, लेट सपोज वो 500 है। तो वो चूंकि ये सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक मीन्स कि एक सेंटर पॉइंट जिससे पहले आपके पास फंक्शन का बिहेवियर होता है वो उससे आगे भी होता है। जिस तरह आपके पास कॉस फंक्शन है, कॉस आपके पास ये -π/2 पे भी जीरो होता है और +π/2 पे भी जीरो होता है। इधर आपके पास ये मतलब आप कोई और पॉइंट ले ले, लेट सपोज आप 0.5 ले लेते हैं, तो कॉस -0.5 पे भी जो वैल्यू होते हैं वही कॉस +0.5 पे भी होती है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है या इवन फंक्शन है कि एक सेंटर पॉइंट यहाँ इसमें जीरो एक्सिस होता है, यहाँ ये ओमेगा नॉट इसका सेंटर पॉइंट है। इससे पहले जो इसकी वैल्यूज होती है वही इसके बाद भी होती है, एम्पलीट्यूड सेम रहता है। तो ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है इसको आगे हम जाके कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहेंगे, या जो क्या कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है। ये एक सर्टन फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे आपके पास पावर क्या होगी, वो हाफ होगी। हाफ मीन्स कि आप उसे √2 से डिवाइड करें, और √2 मीन्स कि 1/√2 से आप डिवाइड कर दे, या 1/√2 अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वो 0.707 होता है। ये वो वैल्यू होती है जो आप इसे क्या करते हैं, टोटल वैल्यू को 0.07 0.707 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये जो इसी हाफ पावर होते हैं उस सर्टन फ्रीक्वेंसी पे। और ये जो बेसिकली दो फ्रीक्वेंसीज होते हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसके दरमियान जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उसको हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। इस बात यस को सर। दोबारा बस आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, ओमेगा नॉट के ऊपर जो पावर होता है उसे आपके पास वो हाईएस्ट पावर होता है। हाफ जो आपके पास हाफ पावर किन फ्रीक्वेंसीज पे आकर होता है, जब इस हाईएस्ट पावर को आप √2 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब वो दो वैल्यूज होगी जिसपे हाफ पावर होगा, बिकॉज ये जो कर्व बन रहा है ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मींस कि सेंटर फ्रीक्वेंसी से पहले जो वैल्यूज है एम्पलीट्यूड है सर्टेन फ्रीक्वेंसीज के लिए, वो इस कट ऑफ ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद की फ्रीक्वेंसीज के लिए भी वही वैल्यूज आकर होंगी, ठीक है, आउटपुट की। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज होंगे जिसपे ये हाफ पावर आकर होगा, ठीक है। तो ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, और इन दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है या रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ क्या होता था, पढ़ा है कभी बैंडविड्थ? वो रेंज ऑफ सर फ्रीक्वेंसीज होते हैं ना, वो हाईएस्ट, हाँ कोई ये हाई जो फ्रीक्वेंसी होती है और एक सर्टन रीजन गिवन होते हैं, लो फ्रीक्वेंसीज होती है। इसके दरमियान जितने फ्रीक्वेंसीज है उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं।
हम कहते हैं ना कि यार फला उसको ना इतनी बैंडविड्थ दी गई है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो वो जो आपके पास एक्चुअली 1800 मेगा हर्ट्ज है या इस तरह 1900 मेगा हर्ट्ज है वगैरह वगैरह। तो वो बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि एक सर्टन, ये तो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती है ना, ऐसे एक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज है। तो एक वो लो होता है, एक उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है कि ये भाई इसके दरमियान आप ये अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी भी फ्रिक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो ये हाईएस्ट होता है, जिसको इस केस में हम क्या कहते हैं, ओमेगा टू कह रहे हैं, और ये एक लो होता है। और इसके दरमियान जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है, लेट सपोज ये 100 हर्ट्ज है, लेट सपोज, और ये 50 हर्ट्ज है, तो 100 और 50 के दरमियान कितनी फ्रीक्वेंसीज है, 550 हर्ट्ज हो जाएगा ना। तो हम कहते हैं कि ये बैंडविड्थ क्या हो जाता है, 50 हर्ट्ज बैंडविड्थ। बहुत कम है ऐसी समझाने के लिए कि आपके पास इसी पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के दरमियान जितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जैसे हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं, उसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इक्वल होता है ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, ठीक है। हेंस ओमेगा वन और ओमेगा टू को हम क्या कहते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। एंड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग z इक्वल टू अंडर रूट 2 r। जेड को हम क्या करते हैं, अंडर रूट 2 r के इक्वल करते हैं। ये एक बात कहाँ से आ गई। सर सही है ना, जब वो स्क्वायर रूट ऑफ टू है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और हम वैसे भी हाई पावर फ्रिक्वेंसी में इंटू टू से मल्टीप्लाई कर दें। अंडर रूट 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जेड किसकी इक्वल है, आर स्क्वायर। सो जाओ आराम से सो जाओ। एक सेकंड, ये सेशन में कितना टाइम रह गया यार, 2 मिनट है। चले ये बताए ना, ये और कौन ऑनलाइन है, ये सिर्फ मैं और आप ही, जवाद हुसैन। जी सर। हाँ जी। अंडर रूट 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, सर इसकी हाफ पावर के लिए। हाफ पावर के लिए। तो हम मैक्सिमम वैल्यू का अंडर रूट 2 से डिवाइड करते हैं। यस सर। यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो देखे ना, वो इसलिए किया कि आपके पास किधर किया, इसको फुल स्क्रीन कर लें, यहाँ से देखिए। आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के लिए आई किसकी इक्वल हो जाएगा, वी एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 r, यही होगा ना, या आई इक्वल होगा आई बाय वी एम, सॉरी, वी, ये आई मैं इधर ले आता हूँ, तो वी एम बाई आई हो जाएगा। और इस अंडर रूट 2 r को इक्वेशन के उस साइड पे ले जाऊंगा ना, 2 r। और ये काम कब होता है, आई इज इक्वल टू वी एम बाई आर कब होता है, इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है ना। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके पास सर्किट पेवरली रेजिस्टिव होते हैं ना, मीन्स कि जो जेड होता है वो अंडर रूट 2 r के इक्वल होता है, वो पेवरली आर के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के लिए हम फिर क्या, ये यहाँ से यहाँ तक समझ गए, आई इज इक्वल टू वी एम बाई आर, ये कौन सी कंडीशन के लिए होते हैं, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए होते हैं। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आई किसकी इक्वल होता है, वी एम बाई आर के। हाफ पावर आर के। फ्रीक्वेंसीज के लिए हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 2 पे डिवाइड करते हैं ना, वी एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 r। इस वी एम को मैंने अपनी जगह आई इधर ले, और ये जो 2 r है वो उधर ले गया, ठीक है। तो वी एम बाई आई किसकी इक्वल होता है, वो जेड की इक्वल होता है ना, इम्पिडेंस है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट यस जेड सर। की इक्वल होता है। और ये जो आपने ये काम किया, इसमें से आपके पास ये अंडर रूट 2 r के आ गया। तो इसी वजह से हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के लिए जो टोटल इम्पिडेंस है, जो कि बेसिकली जेड इज की इक्वल था ना, यहाँ इस स्लाइड से देखिए जेड किसकी इक्वल था, ये जेड इज की इक्वल है।